इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान में मौजूदगी और शहबाज शरीफ का सऊदी अरब और दूसरी अहम रियासतों का विजिट, अमेरिका की जानिब से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और ईरान का मोहतात रवैया, ये सब चीजें हमें क्या बता रही हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो शटल डिप्लोमेसी कर रहा है उसमें क्या पैगामात शेयर किए हैं एक दूसरे के। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मीटिंग, अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत किन पॉइंट्स पर फंसी हुई है और पाकिस्तान क्या पैगाम लेकर आया है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब, कतर और तुर्की में क्या करने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जंग के हवाले से कुछ और डेवलपमेंट्स और इस सारी सिचुएशन के इर्द गिर्द बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, पाकिस्तान के साथ साथ यूएई, कतर, चाइना, रशिया, लेबनान ये क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान के विजिट के बारे में और इस हवाले से बहुत सी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आ रही हैं। लोग इस हवाले से अपना एनालिसिस दे रहे हैं और डेफिनेटली ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक जंग के माहौल में जब ईरान पर इतने ज़्यादा हमले हुए हैं पिछले दिनों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने एक ब्रेव स्टेप लिया है और इस सूरत हाल के बीच में ईरान का विजिट किया है। अब जब एक ऐसी आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट की पिक्चर्स शाया होती हैं तो सबकी ये कोशिश होती है कि उनका तबसरा सबसे पहले लगे और उसमें वो सब्सटेंस को भूल जाते हैं कि एक्चुअल बातचीत क्या हुई होगी। सबकी यही कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करे, इंगेजमेंट हासिल करे, उनके कंटेंट पे ज़्यादा व्यूअरशिप आए और असल मैसेज क्या है उस पर से तवज्जो हट जाती है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि असल मैसेज क्या था, क्या बातचीत हुई है, क्या पैगाम दिया गया है। और डेफिनेटली ये चीजें फौरन सामने नहीं आती। जब कोई पिक्चर रिलीज होती है उसके साथ उसकी इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं होती, वो आपको निकालनी पड़ती है। उसमें कम से कम 24 घंटे लगते हैं या कुछ टाइम लगता है, आपको इधर उधर से पढ़ना पड़ता है। तो इस हवाले से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आज हम आपके साथ रखेंगे। इस हवाले से अगर आप डिफरेंट सोर्सेज पर नजर डालें तो पता लगता है कि पाकिस्तान ने बड़े अहम पैगामात शेयर किए हैं ईरानियन वफ्द को अमेरिका की जानिब से। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया और जिस तरह ये दोनों बगलगीर हुए, ये बड़े देखने वाले मनाजिर थे और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह पाकिस्तान अपने बरादर हमसाया मुल्क ईरान की मदद कर रहा है इस क्रिटिकल सिचुएशन के ऊपर। और इस हद तक कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक कंटेस्टेड जोन के ऊपर फ्लाई करेगा और उस मुल्क में लैंड करेगा जहां अभी कुछ दिन पहले इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, ना सिर्फ इजरायलीज बल्कि अमेरिकन भी। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के इस ग्रेशियस एक्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये इंगेजमेंट डीप और ग्रेट बायलैटरल रिलेशनशिप की अक्कासी है और हमारी पीस के लिए शेयर्ड कमिटमेंट है। तो ये एक अच्छी ऑप्टिक्स गई है पूरी दुनिया को, स्पेशली इजराइल को। और पाकिस्तानियों का तो ये भी ख्याल है कि इस पूरे प्रोसेस को इजराइल सैबोटाज करना चाहता है और इजराइल यहाँ पर किसी भी इंतहाई इकदाम लेने से भी गुरेज नहीं करेगा इन टॉक्स को डीरेल करने के लिए। और वो चाहेगा कि अमेरिका और ईरान का फड्डा जारी रहे और अमेरिका हमारे साथ मिलकर ईरान को डिसमेंटल करे। उनका ये ख्याल है कि ईरान बड़ी हद तक तबाह हो चुका है, अब आखिरी ज़र्ब लगानी है तो ईरान को डिस्ट्रॉय कर दो। जबकि जितना नुकसान अमेरिकन का हो चुका है वो ये समझते हैं कि सीज फायर में ही हमारी बेहतरी है। और इसलिए हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ऐसी बातचीत आ रही है कि बड़ी अमेजिंग खबरें मिलने वाली हैं और टॉक्स बड़ी मुस्बित डायरेक्शन में आगे जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड शुड ब्रेस फॉर एन अमेजिंग 2 days एंड द वॉर ऑन ईरान इज वेरी क्लोज टू ओवर, यानी ये जंग खत्म होने वाली है। और अमेरिकन ने इन मीडिएशन एफर्ट्स को प्रोडक्टिव करार दिया है। और इसी तरह व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तानी बड़े इनक्रेडिबल मीडिएटर साबित हुए हैं, उन्होंने जबरदस्त किरदार अदा किया है। I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. जेडी वेंस ने भी इससे पहले तारीफ की थी पाकिस्तान की, डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है और उनकी तर्जुमान ने भी की है। और अमेरिकन हुकूमत के मुताबिक हम पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप को अप्रिशिएट करते हैं,
पाकिस्तान के इस किरदार को सराहते हैं और अमेरिकन ने कंफर्म किया कि इन पूरी निगोसिएशंस में पाकिस्तान अकेला मीडिएटर है, सोल मीडिएटर जो इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रहा है। हाँ, दूसरे और ममालिक हैं जो इसमें मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मीडिएटर सिर्फ एक ही है और वो है पाकिस्तान। तो आप देखें, ना सिर्फ ईरानियंस पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं बल्कि अमेरिकन भी, और इसके बहुत कभी इम्कान हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन भी इस्लामाबाद में ही होंगे। इस हवाले से अगर आप डिफरेंट सोर्सेज पर नज़र डालें तो पता लगता है कि पाकिस्तान ने बड़े अहम पैगामात शेयर किए हैं ईरानियन वफ्द को अमेरिका की जानिब से, और उसमें एक पहली चीज़ है लेबनान के हवाले से, जिसको अभी ज़्यादा कोई फोकस नहीं कर रहा। वैसे तो अमेरिका कह रहा है कि इनकी टॉक्स हम करवाने जा रहे हैं, बड़े अरसे बाद फेस टू फेस ये बैठने वाले हैं लेबनान और इजराइलीज। और रिपोर्टेडली इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं जो अमेरिकन ने पाकिस्तानियों के साथ शेयर की है, वो चीज़ें फील्ड मार्शल ने ईरानियन हुकूमत के साथ शेयर की हैं। लेबनान सीज फायर के ऊपर डेवलपमेंट्स, और पाकिस्तान की भी ईरान के साथ यही कोशिश है कि इस पूरे सीज फायर के मामले में लेबनान को भी शामिल किया जाए। पाकिस्तान यूएन में भी आवाज़ उठा रहा है। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से रब्ता किया था और उन्होंने भी यही दरख्वास्त की थी कि लेबनान को भी शामिल रखा जाए इस पूरे प्रोसेस में। तो उसमें अमेरिका से क्या बातचीत हुई है वो पाकिस्तान ने शेयर की है ईरान से। और डोनाल्ड ट्रंप के अगर सतही स्टेटमेंट्स देखें तो वो कह रहे हैं कि हम सीरियस हैं मुज़ाकरात में इन दो पार्टीज के दरमियान, लेबनान और इजराइल। लेकिन इसमें मसला ये है कि एक हिजबुल्ला भी इसमें पार्टी है जिसकी असल लड़ाई है इजराइलीज के साथ, और उनकी वहां पर बड़ी घुमसान की लड़ाई जा रही है सदरन लेबनान वाली साइड पर। तो इस हवाले से कुछ इश्यूज हैं जिन पर बातचीत हुई है। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा मसला फंसा हुआ है अमेरिकन और ईरानियंस के दरमियान, वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ क्या करता है। और इस हवाले से भी रिपोर्टेडली अल जजीरा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका का पैगाम ईरानियंस को पहुंचाया है। पिछले दिनों हमने देखा था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर के हवाले से एक पॉइंट पर बहस हो रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट को तर्क कर दे, जबकि ईरान ने कहा है कि हम ये 5 साल के लिए कर सकते हैं। इससे पहले ईरान का ये स्टैंस चला आ रहा था कि हम यूरेनियम को एनरिच करते रहेंगे अपने पीसफुल मकासद के लिए। हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन एनरिचमेंट का राइट आप हमसे नहीं ले सकते। इस पर अमेरिका दबाव डाल रहा है कि आप अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को कंप्लीटली तर्क कर दें। आज से 1 साल पहले जो इनकी नेगोशिएशन हो रही थी उसमें अमेरिका इनको किसी हद तक अलाउ कर रहा था कि आप 4 से 5% तक यूरेनियम को एनरिच कर सकते हैं, जिससे बिजली वगैरह बनाई जा सकती है, जबकि ईरान 60% तक यूरेनियम एनरिच कर चुका है, और अगर 90% तक कर ले तो एटम बॉम्ब बन जाता है। यह है अमेरिकन को डर। और इस वक्त ईरान की हाईली एनरिच यूरेनियम जिसके लेवल 60% तक हैं, वो ईरान के पास पड़ी हुई है, तकरीबन 450 किलोग्राम, जो इनके पहाड़ों में अभी भी दफन है। और ईरान के मुताबिक अमेरिका एक अटेम्प्ट कर चुका है अपने पायलट को बचाने के बहाने इसको चोरी करने आया था, जो कि वो उनकी एफर्ट नाकाम रही है। तो टॉक्स के वक्त हमने ईरानियंस का एक ये भी नैरेटिव देखा था जो वो पूरी दुनिया में फैला रहे थे कि जो चीज आप मैदान जंग में हासिल नहीं कर सके वो टॉक्स में क्यों हासिल करना चाह रहे हो, वो टेबल पर क्यों मांग रहे हो जो तुम लड़कर नहीं हासिल कर सके। तो ये भी अब अमेरिका चाहता है कि ये जो इनकी एनरिच यूरेनियम है वो उनके हवाले कर दे। रशिया बीच में आया है, रशिया ने कहा है कि ये हम ले लेते हैं। इससे पहले भी रशिया ने ईरान की एनरिच यूरेनियम ली थी और बड़ी मिकदार में ली थी 2015 में। लेकिन फिलहाल अमेरिका रूस की इस ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है। उनको पता है ये दोस्त हैं और उनको ये शक है कि किसी पॉइंट पर रूस ये एनरिच यूरेनियम ईरान को वापस दे सकता है, इसलिए रूस की बात नहीं मान रहा फिलहाल अमेरिका। लेकिन जो 2015 में टॉक्स हुई थी उसमें बहुत से ममालिक शामिल थे। वो एक बायलैटरल यूएस और ईरान का एग्रीमेंट नहीं था, उसमें यूरोप भी था, रूस भी था, चाइना भी था, बड़े बड़े ममालिक थे, पूरी यूरोपीय यूनियन भी थी। तो इसलिए उन सब की मीडिएशन में ये हुआ था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब वो मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा है, जो पहले दुनिया की बाकी पावर्स करवाया करती थी, यूरोप और रशिया वगैरह। तो खैर इस मामले पर भी बात फंसी हुई है कि एनरिच यूरेनियम का क्या करना है, और आगे फ्यूचर के लिए वो ईरान को अलाउ नहीं कर रहे। ईरान चाह रहा है कि हम पीसफुल पर्पसेस के लिए अपनी यूरेनियम को एनरिच करते रहें 3 से 5% तक, और अमेरिका अब वो भी अलाउ नहीं कर रहा जो पिछले साल तक कर रहा था। और इसलिए ईरान रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हद तक एग्री कर गया है कि हम 5 साल तक इसको पॉज कर सकते हैं कि हम यूरेनियम को एनरिच नहीं करेंगे, जबकि अमेरिका कह रहा है कि आपको 20 साल तक इस पर पॉज लगाना होगा।
और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की ये जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं ये कुछ बीच का रास्ता निकाल सकती हैं। और वो क्या हो सकता है कि ईरान और अमेरिका दोनों मान जाएं कि ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज को वो 10 साल के लिए तर्क कर दें। यहाँ पर कुछ लोग फिर लीबिया की भी एग्जाम्पल देते हैं कि जब लीबिया पर दबाव डाला और लीबिया ने जब अपनी एनरिच यूरेनियम को गिव अप किया तो उसके बाद लीबिया के साथ जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। और इसलिए ईरान में हार्ड लाइनर्स का ये स्टांस है कि हमें न्यूक्लियर का प्रेशर हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। अगर हम वो लेवरेज खो देंगे तो दुश्मन हमें हरा देगा। तो यहाँ पर ईरान में भी दो किस्म की सोचें पाई जाती हैं। हार्ड लाइनर्स कहते हैं कि हमें इस पर गिव अप नहीं करना चाहिए, इसको तर्क नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरा तबका ये कहता है कि जितना हमारा नुकसान हो चुका है हमें कुछ ना कुछ बात मान लेनी चाहिए। तो इस पर चीजें फंसी हुई हैं और पाकिस्तान यहाँ तक आ चुका है, इस मामले पर भी निगोशिएट करवा रहा है, इसमें भी मीडिएशन करवा रहा है और लेबनान के मामले पर। और ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इन सख्त निगोशिएशंस के बाद ईरान अमेरिका को कन्विंस कर ले कि जिस चीज पर हम पिछले साल एग्री करने के करीब आ गए थे कि 3 से 5% तक यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत हो, जिसको ईरान अपने एनर्जी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सके, जैसे कि बिजली बनाना या दूसरी एनर्जी की जो जरूरियात होती हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी आप सिविल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो। और एक और बहुत बड़ा मसला फंसा हुआ है डेफिनेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, और उसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिकन ने ईरानियन शिप्स को ब्लॉक करने का दावा किया है और दूसरी तरफ ईरानियंस भी धमकी दे रहे हैं। और एक डिमांड ईरान की भी है कि हमें वॉर टाइम डैमेजेस की कंपनसेशन दी जाए। ईरान के मुताबिक हमारा $300 बिलियन का नुकसान हुआ है और उसमें आप कुछ तो वापस करें, और हम उस नुकसान को पूरा करने के लिए टोल टैक्स लगा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर कि जो कश्ती यहां से गुजरेगी वो हमें कुछ ना कुछ टैक्स पे करे, जिस तरह सुएज कैनाल में इजिप्ट लेता है या फिर जो अमेरिका अपने इलाके में करता है, और दुनिया की दूसरी कुछ चोक पॉइंट्स हैं जहां के ममालिक कुछ ना कुछ रकम चार्ज करते हैं। जहां हम देख रहे हैं कि एक तरफ फील्ड मार्शल ईरान में मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इसहाक डार पर नजर डालें। सऊदी अरब में शहबाज शरीफ की मुलाकात सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी हुई है और सऊदी अरब के साथ साथ उन्होंने कतर और तुर्की के भी विजिट करने हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैकिंग की भरपूर यकीन दहानी करवाई है। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा है, यूएई ने अपने $3.5 बिलियन का मुतालबा किया है और पाकिस्तान इस महीने वो यूएई को वापस कर देगा। उससे पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व्स पर जो एक दबाव पड़ेगा, उस कमी को सऊदी अरब पूरी करने जा रहा है $3 अरब के डिपॉजिट्स देकर पाकिस्तान को। और इसके अलावा पाकिस्तान ने इस पूरी जंगी सिचुएशन में अपनी जो ऑयल सप्लाईज हैं सऊदी अरब से, वो भी किसी हद तक सिक्योर की हुई हैं और सऊदी अरब इस वक्त अपनी ईस्ट टू वेस्ट पाइपलाइन को फुली एक्टिवेट कर चुका है और रेड सी के जरिए उनकी ज्यादातर एक्सपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ। और ये हमने कल की वीडियो में जिक्र किया था कि इस सारी सिचुएशन की वजह से पाकिस्तानी पोर्ट्स पर जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो चोक पॉइंट है उसके चोक होने की वजह से रेड सी की तरफ से जो सारी ट्रेड आ रही है वो कराची पर डॉक कर रही है और इसलिए पाकिस्तानी पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का कोऑपरेशन बहुत वाइटल है। पाकिस्तान की इनके साथ ऑयल डील्स हैं और अभी रीसेंट डिफेंस एग्रीमेंट, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट कोई नई चीज नहीं, ये बहुत पुराना है, लेकिन इसको रीन्यू किया गया है पिछले साल। और इस सिलसिले में अभी हमने रिसेंटली देखा है जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत करवा रहा था, उसी दिन पाकिस्तान का एक फ्रेश दस्ता सऊदी अरब पहुंचा है जिसमें फाइटर जेट्स और मिलिट्री पर्सनल शामिल थे और पाकिस्तान ने यह क्लियर कर दिया कि सऊदी अरब पर अगर हमला होता है तो पाकिस्तान उसको डिफेंड करेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो हमारी फ्रेश डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं सऊदी अरब में, ये डिफेंसिव पर्पसेस के लिए हैं, ये किसी को अटैक करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर हमला होता है तो हम उसको रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ढूंढ ली है पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस जंग के माहौल में कि पाकिस्तान की जो एनर्जी सप्लाईज हैं, मेनली जो तेल की सप्लाईज हैं, वो हम सऊदी अरब से पूरी करेंगे। और सऊदी अरब को इस वक्त जो थ्रेट्स का सामना है, कुछ हमले ईरान ने किए हैं, कुछ हमले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी थे इजराइल वगैरह की जानिब से, तो उनके सामने पाकिस्तान एक ढाल बनेगा। और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने ईरान के साथ बड़ी थका देने वाली बातचीत भी की है कि आप बराए मेहरबानी सऊदी अरब पर हमले ना करें, ये चीज हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगी और चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी और हम जो इस जंग को रुकवाना चाहते हैं, उल्टा हम मुश्किल सिचुएशन में फंस जाएंगे जिससे हमारी एफर्ट्स अंडरमाइन हो सकती हैं। तो प्लीज सऊदी अरब को आप स्पेयर करें। और ईरान ने डेफिनेटली पाकिस्तान की ये बात मानी भी है और हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरब का उस तरह का रोल नहीं है यूएस को फैसिलिटेट करने में जो यूएई का है, कतर का है, कुवैत का है और बहरीन का है। ये सारी जो गल्फ स्टेट्स हैं जो पर्शियन गल्फ पर लाया करती हैं और ईरान ने सबसे
ज्यादा हमले भी यही किए हैं, स्पेशली यूएई के अंदर, जहां ईरान के मुताबिक इनकी बड़ी बड़ी इमारतों में, होटल्स में मुसाद और सीआईए के एजेंट्स छुपे बैठे थे। और सऊदी अरब की इस पूरे क्राइसिस में सबसे अच्छी बात यह थी कि जीसीसी का सबसे बड़ा कंट्री होने के नाते उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया है और उन्होंने ईरान से भी बातचीत जारी रखी है। जैसे ही सीजफायर हुआ है उन्होंने ईरान से राब्ता किया, ईरान ने उनसे राब्ता किया है। तो यहाँ पर एक रिस्ट्रेंट नजर आया है, एक स्टेबिलिटी, एक मेच्योरिटी नजर आई है सऊदी लीडरशिप में। और यहाँ पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है, जो पुराने ताल्लुकात हैं, वो दोनों उसको मिलकर मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं इस जंग की सिचुएशन में। दोनों को जहां अपनी अपनी मुश्किलात हैं, सऊदी अरब को डिफेंस की मुश्किलात हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमी की, तो ये आपस में फिर कन्वर्ज कर रहे हैं एक दूसरे की मदद करके। एक पार्टनर इकोनॉमिकली मदद कर रहा है और दूसरा पार्टनर सिक्योरिटी वाइज। तो ये एक नई किस्म की अरेंजमेंट हमें नजर आ रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, जो कि मेरे हिसाब से इस वक्त की जरूरत है। सऊदी अरब तेल का शहजादा है और पाकिस्तान डिफेंस का शहजादा है। और पाकिस्तानी लीडरशिप के ये जो इंपॉर्टेंट विजिट्स हमें नजर आ रहे हैं सऊदी अरब में, ईरान में, कतर में और तुर्की में, एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पाकिस्तान की एक कोशिश ये भी है कि इन पार्टनर्स को टाइमली एतमाद में लिया जाए और पोटेंशली जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं, जो इस डील को खराब करने वाली फोर्सेस हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और इसके चांसेस तभी कामयाब होते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स को एतमाद में लेते हो और उनसे खुलकर बातचीत करते हो और किसी भी पोटेंशियल डिस्ट्रैक्टर को आप काउंटर करते हो। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान यहाँ पर एक डबल प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ना सिर्फ मीडिएशन करवा रहा है बल्कि उसको फूल प्रूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, सबको एतमाद में लेकर। ईरान और अमेरिका के दरमियान शटल डिप्लोमेसी तो जारी है, लेकिन इस डिप्लोमेसी की रेंज को एक्सटेंड कर रहा है पाकिस्तान, ताकि भारत और इजराइल की जो कोशिशें हैं इसको नाकाम बनाने की, वो नाकाम हो। और पाकिस्तानी साइड के जेडी वेंस से भी राब्ते जारी हैं और ये एक बड़ा अहम ब्लॉक हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, उसमें इजिप्ट और कतर के साथ भी कोऑपरेशन है। तो पाकिस्तान इन ममालिक को भी एतमाद में लेगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हम मीडिएशन करवा रहे हैं वो कहां तक चीज पहुंची है। इससे पहले हमने देखा था एक क्वाड की मीटिंग हुई थी, जो एक नया क्वाड बन चुका है वेस्ट एशिया में, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की। सबसे पहले इन्होंने इन मीडिएशन एफर्ट्स का आगाज किया था, फिर पाकिस्तान ने चाइना से राब्ता किया था। चाइना भी इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं यूरोपियन लीडर्स इस वक्त चाइना जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चाइना अपना किरदार अदा करे। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर वहां पहुंचे हुए हैं और अच्छी बात यह है कि यूएई और ईरान के दरमियान पहली बातचीत हुई है इस जंग के बाद। इससे पहले हमने क्या देखा था, इस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो चाइना पहुंचे हुए थे। तो यूएई और चाइना के जो इख्तलाफात, जो भी डिफरेंसेस थे, वो भी उन पर भी बातचीत हुई है। चाइना ने कहा कि हम अरब ममालिक की सॉवरेंटी को सपोर्ट करते हैं और डेफिनेटली उन्होंने अमारातीस को यह भी मशवरा दिया होगा कि आप ईरान के साथ अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो सिचुएशन खराब होगी। और उसके बाद हम देख रहे हैं यूएई और ईरान का पहला कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है। इससे पहले यूएई तनकीद कर रहा था ईरान पर और मीडिएशन एफर्ट्स के हवाले से कोई ज्यादा खुश नहीं था और जो इजराइल बात कर रहा था वही स्टैंस यूएई का था। लेकिन चाइना के विजिट के बाद अब चेंज आ रही है यूएई के स्टैंस में। सारी दुनिया देख रही है कि चाइना एक ज्यादा स्टेबल पार्टनर बन सकता है अमेरिका के मुकाबले में। तो सारे अब अपनी जो अपने ताल्लुकात हैं उनकी डायनामिक्स को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं कि इस जंग के बाद कहां पर बैठा जा सकता है, कौन सा नया ताल्लुक एस्टेब्लिश हो सकता है। देखें, इस जंग के दौरान ही यूएई फौरन गया चाइना, इटली, स्पेन, इन सब के लीडर्स चाइना जा रहे हैं और चाइना पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि अमेरिका के मुकाबले में वो एक स्टेबल पार्टनर है, स्टेबल कंट्री है, जिसका फोकस है इकोनॉमी पर, टेक्नोलॉजी पर, ट्रेड पर, इन्वेस्टमेंट पर और दोस्तियों पर। यूएस ब्लॉकेट की बात करें तो उनका यह क्लेम है कि हमने अब तक ईरान की 10 कश्तियों को वापस मुड़ने पर मजबूर किया है। अमेरिकन के मुताबिक हम ईरानियन पोर्ट्स की तरफ से आने वाली कश्तियों को ब्लॉक कर रहे हैं और वो मोस्ट प्रोबेबली गल्फ ऑफ ओमान के करीब किसी पॉइंट पर बैठे हुए हैं और इनकी तादाद हजारों में है। ईरान ने इस अमल को एक डेंजरस अमल करार दिया है। ईरान के मुताबिक आप हमारे पानियों में हमें बुली नहीं कर सकते, हमारे पास और भी रास्ते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को जारी रखने के लिए। और अगर कैस्पियन सी की बात करें, वहां से ईरान का कनेक्शन बनता है रशिया के साथ और इन वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह ईरान और चाइना लैंड कॉरिडोर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जो पुराने सिल्क रूट्स हैं उनको रिवाइव करना चाहते हैं ताकि समंदरों में जो यूएस के ब्लॉकेट्स हैं उनसे बचा जा सके। ये हमने आपको आज से 3-4
3-4 माह पहले बताया था और अब ईरान के मुताबिक हम इन ट्रेड रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी कल की वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान ने एक नया कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया है, एक नया ट्रांजिट रूट जो गवादर से ताशकंद को मिलाता है वाया ईरान। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी 1-2 ट्रेड कॉरिडोर्स हैं और इस मुश्किल सूरत हाल में ईरान पाकिस्तानी पोर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। पूरा सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ईरान, इन सब के पास अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान की गवादर और कराची का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो यूएस का नेवल ब्लॉकेड ईरानियंस के लिए कोई खतरे की बात नहीं। हाँ, ये यूएस के लिए खतरे का बायस जरूर हो सकता है क्योंकि इनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कम है और ईरान का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और इसलिए अमेरिकन ईरानियंस के करीब नहीं आए, वो बहुत दूर बैठे हुए हैं गल्फ ऑफ ओमान की साइड पर, वहां पर नाका लगाया हुआ है और इनको आइडिया है कि अगर हम ईरान के पानियों के करीब गए तो हमें ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वो बहुत दूर बैठकर ईरान की कश्तियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से भी खबरें आ रही हैं कि 3-4 कश्तियां इवेड कर चुकी हैं इस ब्लॉकेट को। चाइनीज वेसल्स ने इवेड किया है, ईरानियन वेसल्स ने इवेड किया है। ईरान पर पहले तो सैंक्शंस बहुत ज़्यादा थी, तो ज़्यादा इनकी ट्रेड रूस और चाइना से ही होती है। बाकी सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान और तुर्की वगैरह से थोड़ी बहुत ट्रेड होती है या बार्टर ट्रेड होती है, यानी चीज़ों का तबादला। तो मेन ईरान को जो मसला आ रहा है इस नेवल ब्लॉकेट की वजह से वो है इनकी चाइना को ऑयल की एक्सपोर्ट्स। और इस वीडियो में हमने देखा था कि चाइना ने भी पैगाम दे दिया अमेरिकन को कि आप हमारे रास्ते में ना आएं और ईरान ने भी धमकी लगाई है अमेरिका को कि अगर आपने ये नेवल ब्लॉकेट जारी रखी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो हमने बंद करके दिखा ही दी है, हम रेड सी को भी चोक कर सकते हैं, यानी बाबुल मंडप स्ट्रेट वाला चोक पॉइंट वो भी बंद हो जाएगा। यानी पूरी एशिया और यूरोप के दरमियान जो ट्रेड की अहम गुजरगाह है वो बंद हो सकती है। सऊदी अरब की ऑयल एक्सपोर्ट्स को धचका लग सकता है और उन्होंने कहा कि गल्फ के साथ साथ हम सी ऑफ ओमान को भी चोक कर देंगे। रेड सी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से भी फोन पर बातचीत हुई है और उसमें भी दोनों ने इस चीज पर इत्तफाक किया है कि अमेरिका आग से खेल रहा है और इन एक्शंस के डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कुछ ताज़ा सैंक्शंस का ऐलान किया है और उन कंट्रीज़ को भी धमकी एक बार फिर लगा दी है जो ईरान से तेल खरीदने का सोच रहे हैं। अभी भारत ने रिसेंटली ख़रीदा है। भारत तो फ़ौरन उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करता है जहां पर उन्हें सस्ता तेल नज़र आता है, क्योंकि एक तो मोदी जी ने अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन रखनी है और दूसरा उनकी आबादी बहुत बड़ी है, 1.5 बिलियन की आबादी है जिसको मैनेज करना है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते अगर उनके पास एनर्जी सप्लाईज ना आए। तो चाहे रूस हो या ईरान हो, भारत को जहां सस्ता तेल नज़र आता है भारत फ़ौरन वो ख़रीद लेता है और उनके यहाँ जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत एडवांस हैं, जिसकी वजह से वो तकरीबन हर किस्म के क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन कर सकते हैं। इटली के हवाले से भी ये खबर आई है कि उन्होंने इजराइल के साथ अपनी आर्म डील सस्पेंड कर दी है, लेकिन कब? जब उनके अपने पीस कीपर्स मारे गए हैं लेबनान के अंदर इजरायली शेलिंग से। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में हमने ये जो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, यूएस और ईरान के दरमियान जो मीडिएशन चल रही है, न्यूक्लियर टॉक्स हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो या लेबनान हो, आपके ख्याल में सबसे गंभीर मसला कौन सा है और क्या पाकिस्तान इन एफर्ट्स में कामयाब होगा कि नहीं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।